अच्छा, इसमें सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्टेड फाइनेंशियल रेशियोज फॉर RMN इनकॉर्पोरेटेड व्हिच इज द नेम ऑफ अ कंपनी आर एज फॉलोज। तो आपको करंट रेशियो गिवन है, एसिड टेस्ट रेशियो, ये सारी रेशियोज गिवन है, ठीक है। अब इन्होंने आपको तैयार रेशियोज कैलकुलेट करके दिए हैं, आपने क्या करना है, व्हाई डिड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन व्हिच इज दिस ROI। ये आपसे पूछ रहे हैं ROI क्यों डिक्लाइन हुआ है, आप हमें बताएं। अब इन्होंने आपको और कोई डाटा नहीं दिया, आपको सिर्फ रेशियोज ही दी हैं, तो आपने रेशियोज की ही बेसिस पे बताना है कि ये क्यों डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं। अब आप लोग मुझे देख के बताओ ROI क्यों डिक्लाइन हुआ। ROI का फॉर्मूला क्या है, कोई मुझे बता सकता है? जी, ROI के फॉर्मूले में क्या आता है, उसके फॉर्मूले में आता है टोटल एसेट टर्नओवर, और उसके फॉर्मूले में आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो अगर आपका ROI डिक्रीज हुआ है तो आप देखो आपका क्या टोटल एसेट टर्नओवर डिक्रीज हुआ है या नहीं। सो टोटल एसेट टर्नओवर, यस, वो भी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन, यस, ये भी डिक्रीज हुआ है। तो जिन चीजों से मिलके ROI बना है, जब वो आपका डिक्रीज हुआ है, सो ऑफ कोर्स आपका ये भी डिक्रीज होगा, क्या कहते हैं, ROI भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपको कहते हैं, ये देखो आपका टोटल एसेट टर्नओवर क्यों डिक्रीज हुआ है, क्या आपके एसेट्स भी डिक्रीज हुए हैं। सो यस, आपके एसेट्स डिक्रीज हुए हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये जो डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो है ये इंक्रीज हो रहा है, डेट न्यूमिनेटर में है और एसेट डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो मतलब आपके डेट बढ़ते जा रहे हैं, आपके एसेट नहीं बढ़ रहे उस हिसाब से। सो इस वजह से भी आपकी ओवरऑल ROI पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फिर आपसे दूसरा इन्होंने क्या सवाल पूछा है, वाज द इंक्रीज इन डेट अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर करंट लायबिलिटीज और, माइक ऑफ करें। ओके, सो was the increase in debt a result of greater current liabilities or of greater long term debt, explain। तो ये आपको कह रहे हैं कि जो आपका टोटल डेट जो इंक्रीज हुआ है वो करंट लायबिलिटीज की वजह से हुआ है कि लॉन्ग टर्म की वजह से हुआ है, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, करंट रेशो का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आपकी करंट रेशियो डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज हुई है इसका मतलब है डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है वक्त के साथ। डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज है ना, तो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो ओवरऑल रेशियो डिक्रीज होती है, मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज बड़ी है 20x2 एंड x3 में। सेम गोज फॉर एसेट टेस्ट रेशियोज, इसमें भी देखो जब आप इन्वेंट्री माइनस कर देते हो तो ये भी वक्त के साथ डिक्रीज हुई, विच मींस आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। आपका डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है, अगेन मींस आपका डेट बड़ा है, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट दोनों होता है, ठीक है, समझ आ गई। लेकिन मेनली इससे क्या पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म डेट की वजह से रेशियो बढ़ा है, क्योंकि आपका करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो बहुत गिरा है। हम सिर्फ डेट टू एसिड रेशियो की बेसिस पर नहीं कह सकते कि लॉन्ग टर्म डेट बढ़ा है, क्योंकि इसमें लॉन्ग और शॉर्ट टर्म डेट दोनों होता है। तो हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है कि शॉर्ट टर्म डेट आपका, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज वक्त के साथ बढ़ी है। यहाँ तक समझ आ गई? जी मैम यानी पेपर में आप इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकती है कि यस, हमसे पूछ एग्जैक्टली। सकती है। हाँ, ठीक है, हमने जो एग्जाम्पल्स में जो किया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 उस टाइप का दे सकती हूँ, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसमें से दे सकती हूँ, या इस किस्म का दे सकती हूँ, ठीक है। तो जो पढ़ाया वो उसी में से दूंगी, जो नहीं पढ़ाया वो नहीं दूंगी। और ऑफ कोर्स थ्योरी तो आपने सारी पढ़ी है ना, न्यूमेरिकल्स की बात करूँ कि जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़ाए हैं उसी से दूंगी। अच्छा, अब हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 4, ठीक है, विच इज नॉट डिफिकल्ट। मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। जो आपने असाइनमेंट दी थी उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो मैंने कर तो लिया, लेकिन मैं अब कंफ्यूज हूँ कि वो मेरा ठीक है कि नहीं, तो अगर वो आप बता दें। तो आप मुझे उसकी पिक्चर भेज देना, मैं देख लूंगी, ठीक है। सही पिक्चर सेंड कर देना। हम अच्छा, आपको जीमेल पे कर दूँ? क्या? हाँ, या भेज दूँ? वरना नंबर लेके सेंड कर दो, या उसको हसन को भेज दो, वो मुझे भेज देगा,
ठीक है। बस मैम मैं ज़रक से आपका नंबर ले लूंगी फिर। अच्छा ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, अब हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 4 विच इज द वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। ठीक है, माइक ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज किसको कहते हैं? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कहते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा हो। हमने उनकी वैल्यूएशन के बारे में पढ़ा है कि हम उनको कैसे उनका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, इसमें बॉन्ड्स भी आते हैं, इसमें शेयर्स भी आते हैं, क्योंकि दोनों की जो मैच्योरिटी है वो 1 साल से ज्यादा होती है। अब इसकी वैल्यू हमने कैसे निकालनी है वो हम लोगों ने देखना है। ऑस्कर वाइल्ड की जरा बात सुने। व्हाट इज अ सिनिक? अ मैन हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। सिनिक एक ऐसे आदमी को कहते हैं जिसको हर चीज की प्राइस तो पता है, कीमत तो पता है जिस पे वो बिक रही है, लेकिन उसकी असल वैल्यू का अंदाजा नहीं है। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में क्या पढ़े हैं? वैल्यूएशन। असल में उस चीज की क्या वैल्यू है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, या असल में वो चीज हाउ मच वर्थ इज दैट थिंग। ठीक है, या व्हाट शुड बी द वर्थ ऑफ दैट थिंग। सो एक्चुअली हम अब ये पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे? The term value can mean different things to different people. Of course, value, अगर आप मुझसे पूछे मैम what is value, मेरी different definition होगी। मैं लाइबा से पूछूं उसकी different होगी, मैं फरवा से पूछूं उसकी different होगी। ठीक है, so value हर एक के नजदीक different होती है। फाइनेंस के कॉन्सेप्ट में वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले लिक्विडेशन वैल्यू वर्सेस गोइंग कंसर्न वैल्यू। अच्छा, लिक्विडेशन वैल्यू भी एक वैल्यू है, गोइंग कंसर्न वैल्यू भी ऑफ कोर्स एक वैल्यू। इनमें फर्क क्या है? आप ऐसे मिसाल लो कि अगर इकरा यूनिवर्सिटी है, उसको बेचने का फैसला होता है कि चलो हम उसको बेचते हैं। तो एक तो ये है कि अभी जिस तरह रनिंग कंडीशन में यूनिवर्सिटी, उसी तरह रनिंग कंडीशन में आप उसको बेचो। तो रनिंग कंडीशन में बेचने का क्या मतलब है कि सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं, और आप इसी स्टेट में उसको बेच दो। इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न वैल्यू। कंपनी के लिए वर्ड यूज होता है ना गोइंग कंसर्न, मतलब जो कि बिजनेस चल रहा हो, विच इज ऑन गोइंग। तो जब आप ऑन गोइंग बिजनेस को बेचते हो तो आप उसके एसेट्स भी बेचते हो, जैसे बिल्डिंग, बसेस वगैरह, और आप उसकी ऑपरेशंस को भी बेचते हो। ठीक है, यानी जैसे अभी क्लासेस हो रही हैं, एडमिशन हो रहे हैं, चलता चलाया कारोबार है। सिर्फ लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है कि जब एक कारोबार बंद हो जाए, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, और फिर आप उसकी कीमत लगाओ, तो फिर उसके सिर्फ एसेट्स की वैल्यू होगी, बिल्डिंग की, बसेस की, जिम की, इन चीज़ों की। तब सिर्फ और सिर्फ उसके एसेट्स की वैल्यू होगी, उसकी चलते हुए कारोबार की नहीं होगी। तो अगर तो एक बिजनेस अच्छी तरह चल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, तो उसकी वैल्यू ऑफ कोर्स ज्यादा होती है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, मैं तुम्हें चलता हुआ कारोबार दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसमें सिर्फ एसेट्स की वैल्यू नहीं होती, इस चीज की भी वैल्यू होती है कि चलता हुआ कारोबार है। सो ये फर्क है। तो अगर तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल है तो गोइंग कंसर्न वैल्यू ऑफ कोर्स वुड बी मोर। अगर आपका बिजनेस बैंकरप्ट होने वाला है या बिजनेस ठप हो के बंद हो गया, तब सिर्फ बिल्डिंग वगैरह की वैल्यू होगी, वो चलते हुए बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर ये आपको कहते हैं बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। सो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में ऑफ कोर्स फर्क है। क्या फर्क है? बुक वैल्यू एसेट की क्या होती है कि जितनी वैल्यू पे आपने एसेट खरीदा था उसकी जो कॉस्ट थी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख में ये बिल्डिंग खरीदी थी, और वक्त के साथ साथ इसकी 6 लाख की डेप्रिसिएशन हुई है अभी तक ना, जैसे हर साल डेप्रिसिएशन होती है। तो बुक वैल्यू अभी इस एसेट की, इस बिल्डिंग की क्या है? 4 लाख रुपए। 10 लाख से 6 लाख डेप्रिसिएशन चली गई। ठीक है, फर्म की इस तरह से नहीं होती। ठीक है, ये जो भी कर रहा है, अभी मैं नाम निकाल लूंगी, मेरे पास आ जाएगा बिकॉज आई एम द होस्ट, तो प्लीज अपनी बेइज्जती मत करवाएं। ठीक है, ओके। फिर ये तो हो गया बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। बुक वैल्यू ऑफ अ फर्म क्या होती है? इट्स इक्वल टू द डॉलर डिफरेंस बिटवीन द फर्म्स टोटल एसेट एंड इट्स लाइबिलिटीज एंड प्रेफर्ड स्टॉक। सिंपल क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज एंड
ओनर्स इक्विटी, ठीक है। सो दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ अ फर्म, जो कि आपकी बैलेंस शीट से आप आराम से निकाल सकते हो। अब ये आपको कह रहे हैं चूंकि जो बुक वैल्यू है वो हिस्टोरिकल वैल्यूज पे बेस्ड होती है। हिस्टोरिकल वैल्यूज पे क्या मतलब है कि जो हिस्टोरिकल वैल्यूज होती हैं वो जो जितनी वैल्यू पे आपने खरीदा है, ठीक है, तो वो वैल्यू जाहिर बात है बुक वैल्यू में रिकॉर्ड होती है। अब मैंने एक चीज जो है वो 10 साल पहले खरीदी थी, उसकी अलग कीमत थी, अब 10 साल बाद उस चीज की अलग कीमत है। सो ऑफ कोर्स बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क होता है। मार्केट वैल्यू क्या होती है, अभी करंटली जितनी कीमत पे वो ट्रेड हो रही है। जैसे आप लोगों के अम्मी अबू ने जब घर बनाया होगा, फोर्स उन्होंने जमीन सस्ती ली होगी उस जमाने में। अभी आजकल के ज़माने में ज़मीन की कीमत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन की कीमत ज़्यादा है, सो मार्केट वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। एटलीस्ट ज़मीन वगैरह के केस में मार्केट वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। हाँ, मशीनरी के केस में हम कह सकते हैं शायद बुक वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि मशीनरी की वक्त के साथ वेयर एंड टेयर होती है ना। जैसे 0 मीटर गाड़ी में और यूज्ड गाड़ी में फ़र्क होता है, सो ऑफ कोर्स 0 मीटर की वैल्यू ज़्यादा होती है बनिस्बत यूज्ड के, सो वो अलग चीज़। अभी जैसे आजकल के हालात हैं, तो देखो जिन्होंने जो गाड़ी खरीदी थी अब वो गाड़ियां महंगी हो गई। अब आजकल डिफरेंट सिचुएशन है कि अगर आपने सिटी 18-19 लाख की ली थी, अब वो 24 की बिक रही है, यूज्ड में 24 की बिक रही है, नॉट 0 मीटर। सो हाँ, आज के केस में फिर क्या होगा, जैसे सिटी गाड़ी है उसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर आजकल वाले हालात ना होते जिसमें गाड़ियां महंगी हो गई हैं, फिर क्या होता कि जब 0 मीटर आपने निकलवाई थी तब कीमत ज्यादा होती और अभी कम होती, ठीक है। सो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। अब देखो मार्केट वैल्यू वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो मार्केट वैल्यू ये चीज होती है कि कितने पे वो एसेट मार्केट में बिक रहा है, उसकी क्या कीमत है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इनर वैल्यू, इंटरनल वैल्यू, उसकी कितनी कीमत होनी चाहिए बेस्ड ऑन के उसकी कितनी लाइफ है, उसके ऊपर कितना रिटर्न आपको मिलेगा आगे फ्यूचर में जाके, ये सारी चीजें मिला के। जैसे हम लोग नहीं कहते कि यार मेरी जो गाड़ी है ना ये कम से कम 10 लाख की है, जितनी मैंने अच्छी मेंटेन की है, कम से कम ये 10 लाख की गाड़ी है, लेकिन क्या करूं कि लोग जो है वो इसकी इतनी कीमत देने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ये गाड़ी क्या चीज है। या मैं कहूँ कि यार मुझे पता है मेरे घर की कीमत 2 करोड़ है, लेकिन लोग 2 करोड़ देने पे तैयार नहीं, उनको पता नहीं है कि इस घर की क्या वैल्यू। सो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, उस चीज की क्या वैल्यू है, ठीक है। सो एक चीज की एसेट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसके ऊपर कितनी अर्निंग्स है, फ्यूचर में उस पर कितनी अर्निंग आपको मिल सकती है, क्योंकि लोग तो रिटर्न के पीछे जाते हैं ना, मुझे इस चीज पे कितना फायदा होगा उसकी बेसिस पे वो कीमत लगाते हैं। तो आप कहते हो यार फायदे के लिहाज से रिटर्न की राशि की इतनी कीमत होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में ये उससे कम पे ट्रेड हो रहा है या उससे ज्यादा भी ट्रेड हो रहा है, क्योंकि अक्सर चीज आप कहते हो यार ये तो ओवर प्राइस्ड है, इसकी तो इतनी कीमत बनती नहीं है जितनी की ये बिक रही है। तो आप क्यों कहते हो इतनी कीमत बनती नहीं है, किसी बेस पे कहते हो ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये आपको कहते हैं, अब हम जब वैल्यूएशन की बात करते हैं जिसमें लिक्विडेशन वैल्यूएशन है और बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है, तो हम सबसे पहले किस एसेट की वैल्यूएशन की बात करेंगे, बॉन्ड की। सबसे पहले हम बॉन्ड की वैल्यूएशन की बात करेंगे। सो व्हाट इज अ बॉन्ड? अ बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट। इट्स अ लॉन्ग टर्म क्योंकि 1 साल से ज्यादा इसकी वैल्यू होती है। कौन इसको इशू करता है? गवर्नमेंट या कोई कंपनी इशू करती है। हर बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या होती है? जिस पे वो जो उसके ऊपर लिखी है कि जो उस जिस वैल्यू पे वो रिकॉर्डेड होता है आपकी बुक में, या इशू करते हुए जो उसकी वैल्यू होती है जो उसके ऊपर लिखी होती है, ठीक है, जो उसकी अपनी प्राइस होती है। तो अमेरिका में यूजुअली $1000 का एक बॉन्ड होता है। उनके $1000 हमारे कितने बने? 1,60,000, 65,000। यस मैम, वाओ, इसी एक बॉन्ड तरह। लिखने का, ठीक है। सो ये तो फेस वैल्यू हो गई। दूसरी चीज क्या है? कूपन रेट। कूपन रेट या नॉमिनल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि वो बॉन्ड आपको कितने % रेट ऑफ रिटर्न, कि वो बॉन्ड आपको कितने % इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, ठीक है। समझ आ गई? सो अगर मैम ये कूपन की समझ नहीं आई। अच्छा देखो, एक तो होता है मार्केट रेट ना, मार्केट रेट इज डिफरेंट, ठीक है। जी मैम। वो तो जो मार्केट में जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो होता है ना अनाउंस, वो होता है मार्केट रेट।
यहाँ पे इफ उसकी नहीं हो रही बात, ये कह रहे हैं जो आपको कंपनी ऑफर करती है रेट, ठीक है, यानी जो रेट आपको बॉन्ड के ऊपर एज अ रिटर्न ऑफर करती है गवर्नमेंट या कंपनी। जैसे अगर 1000 रुपए का बॉन्ड है उस पर 10% रिटर्न है, तो मतलब उसके ऊपर आपको 100 रुपए रिटर्न मिलेगा हर महीने या हर क्वार्टर या हर साल, ठीक है। तो एक तो मार्केट रेट होता है, दैट इज डिफरेंट, जो स्टेट बैंक अनाउंस करता है। एक बॉन्ड खुद जो आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करता है, तो वो हर बॉन्ड का अपना रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है। ओके अब इसके बाद ये आपको कहते हैं कि आप कैसे उसकी बॉन्ड की वैल्यू निकालते हैं। ये आपको कहते हैं, आपको पता होगा कि जब आपने बॉन्ड खरीदा है, फॉर एग्जांपल आपने अगले 10 साल के लिए बॉन्ड खरीदा है, आपको पता होगा वो आपको हर साल कितना इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि बॉन्ड का ही होता है ना, या सेमी एनुअल इंटरेस्ट होता है या क्वार्टरली होता है या एनुअल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो हर साल आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है जो भी कूपन रेट है उसके मुताबिक, और जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आपको आपकी फेस वैल्यू जो कि 1000 रुपए वो भी वापस मिलेगी। सो हर साल ड्यूरिंग लाइफ आपको इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी पे आपको उस 10वें साल का इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू वापस रिटर्न हो जाती है, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। So intrinsic value of the bond, ये real value of the bond, not the market price, not the face value, the real value of a bond आप कैसे निकालते हो? आप कहते हो हमें इस बॉन्ड पे फ्यूचर में कितनी रिटर्न मिलेगा या फ्यूचर में हमें इसके ऊपर कितनी इनकम मिलेगी, ठीक है। तो वो जितना भी आपको रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट मिलेगा आप उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट पे लेकर आते हो। अगर मुझे 1 साल बाद जो 100 रुपए मिलेगा इंटरेस्ट, मैं उसको आज की तारीख पे डिस्काउंट करूँ, इस तरह 2 साल बाद जो मिलेगा उसको आज की तारीख को डिस्काउंट करूँ, और इन दी एंड जो मुझे फेस वैल्यू मिलेगी 1000 रुपए, उसको भी मैं आज की तारीख पे डिस्काउंट करूँ। तब इन सबको ऐड करके द रियल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आएगी। अच्छा, जितना इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा उस हिसाब से इसकी कीमत इतनी बननी चाहिए। अब अगर वो कीमत 1000 रुपए है इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर तो मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू आर द सेम, सो नो इशू। अगर वो वैल्यू जो है वो 1000 से कम है तो आप कहोगे अच्छा इसकी तो असल वैल्यू तो 1000 से कम बनती है, ये मार्केट में 1000 रुपए का बिक रहा है, मतलब ये ओवर प्राइस्ड है, मैं नहीं खरीदूंगा। अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 से ज्यादा बनती है तो आप कहते हैं ओहो इसकी तो इंटरनल वैल्यू तो ज्यादा बनती है, तो मार्केट में सस्ता बिक रहा है तो आप खरीद लो, ठीक है। ये तो हो गया बॉन्ड्स के बारे में। अब है बॉन्ड्स की टाइप। सबसे पहले जो बॉन्ड की टाइप है, मैम ये परपेचुअल बॉन्ड्स में नेपोलियन वॉर का कुछ जिक्र हुआ, ये क्या इशू है मैम इसमें? अभी मैंने शुरू ही नहीं किया परपेचुअल बॉन्ड हमजा, सॉरी मैम। सो सबसे पहले है परपेचुअल बॉन्ड। व्हाट इज परपेचुअल बॉन्ड? परपेचुअल बॉन्ड परपेचुइटी से निकला, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अभी मिड टर्म में। परपेचुइटी मतलब जो कि चीज जारी रहती है, जिसका कोई भी एंड नहीं है, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड परपेचुइटी, मतलब समथिंग दैट गोज ऑन। सो परपेचुअल बॉन्ड्स क्या होते हैं? दे आर द बॉन्ड्स जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, which are issued for infinite amount of time, which are issued for infinite number of years, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुए थे? ये ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुए थे जब नेपोलियन के साथ वॉर खत्म हुई थी, नेपोलियनिक वॉर, और जो गवर्नमेंट वो कर्जदार हो गई थी। उन्होंने क्या किया था कि ये बॉन्ड्स इशू किए थे उस वक्त लोगों से पैसे लेने के लिए, ताकि उनको पैसों की जरूरत थी, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ परपेचुअल बॉन्ड सिंपली क्या होगी कि फ्यूचर में आपको उस बॉन्ड के ऊपर जितनी भी इनकम मिलेगी, मत किसने ऑन किया वो माइक, ठीक है, कि फ्यूचर में आपको जितनी भी रिटर्न मिलेगा उस बॉन्ड के ऊपर, जितनी भी आपको इनकम आएगी, उस सब को डिस्काउंट कर लो, जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट्स है उस सब को डिस्काउंट कर लो आज की प्रेजेंट डेट पे, ठीक है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है? सिंपल वैल्यू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी। व्हाट इज के? के इज द मार्केट रेट, ठीक है, के इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सो देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न व्हिच इज के। सो सिंपल क्या है? वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस के डी।
सो ये तो ए इंफिनिटी के लिए है ना, तो 1 मतलब फर्स्ट टाइम पीरियड, 2 सेकंड टाइम पीरियड, ऐसे करते करते 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, और आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो सम करके, ठीक है, कि सम ऑफ टाइम पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और इस वैल्यू का असल में सम ले लो। मतलब ये जितनी भी आपने वैल्यूज लिखी है ना 1 2 3 4 इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए, उसको सम करके समेशन का निशान लगा के एक वैल्यू। तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू भी वैल्यू निकाल सकते हो, या आप इसके थ्रू भी वैल्यू निकाल सकते हो जो कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, कि इंटरेस्ट लिख दोगे, जितना भी इंटरेस्ट आपको मिलना है किसी भी बॉन्ड के ऊपर हर साल ना, $50 60 $100 जो भी है, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछेगा कि मैडम हमने एन्युटी क्यों लिखा है, क्योंकि देखो एन्युटी क्या होता है, मैंने आपको परपेचुइटी का बताया था ना, इट्स अ टाइप ऑफ एन्युटी जिसकी कोई डेडलाइन नहीं होती, उसमें भी इक्वल पेमेंट्स आपको मिलती है ना, ड्यूरिंग एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उससे कोई एंडिंग नहीं होती, सो दैट इज परपेचुइटी। सो आप क्या लिखोगे, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी लिखोगे। ये फॉर्मूला एंड में कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूला में, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी को आप टेबल में देख नहीं सकते ना, टेबल में तो इंफिनिटी वैल्यू है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा परपेचुइटी के लिए, विच इज इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपके पेपर में भी परपेचुइटी वाला आया था ना, तो उसमें आपने सिंपल पेमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट कर दिया था, हाँ इसी तरह था। सो यहाँ पे भी आपने इसी तरह करना है, ठीक है, वही पिछले चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट है। सो सपोज यू कुड बाय अ बॉन्ड दैट पेड $50 अ ईयर फॉरएवर। ठीक है, सो एक आपने बॉन्ड लिया जो $50 देता है, assuming that your required rate of return for this type of bond is 12%। तो सिंपली क्या करोगे, $50 जो कि इंटरेस्ट पेमेंट है उसको डिवाइड करोगे इंटरेस्ट रेट पे विच इज 12%, तो आंसर आएगा 416.67। सो इस बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू क्या है, $416। This is the maximum amount that you would be willing to pay for this bond. If the market price is greater than this amount, however, you would not want to buy it. अगर मार्केट प्राइस इससे ज्यादा है तो आप कहोगे असल में इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ये है, तो असल में इसकी कीमत ये बनती है, और मार्केट में ये अगर महंगा बिक रहा है, so of course you will not buy it। यहाँ तक समझ आ गई? जी मैम। ओके, उसके बाद हम कहते हैं बॉन्ड्स विद अ फाइनाइट मैच्योरिटी। फाइनाइट कहते हैं, ऊपर तो इनफाइनाइट मैच्योरिटी थी ना, जिसकी कोई एंडिंग डेट होती है। ठीक है, सो जिसकी कोई ना कोई डेट होती है, एंडिंग डेट, जैसे कि 5 साल 10 साल, जितने भी सालों के लिए इश्यू हो रहा है। So if a bond has a finite maturity, then we must consider not only the interest stream but also the terminal or maturity value या face value। अच्छा देखो, ऊपर तो आपको पता ही नहीं था ना कि वो मैच्योर कब होगा, लिहाजा आप उसकी एंडिंग वैल्यू या उसकी फेस वैल्यू या मैच्योरिटी पे जो आपको वापस प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी वो आप फॉर्मूला में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि आपको पता ही नहीं इसमें मैच्योर कब होना है। ठीक है, वो तो इनफाइनाइट है। लेकिन जब फाइनाइट मैच्योरिटी वाले बॉन्ड हो, फिर उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को डिस्काउंट नहीं करते या सिर्फ इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते, आप एंडिंग वैल्यू की या जो आपको मैच्योरिटी पे जो प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगी, जैसे मैंने आज 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, तो जब ये 5 साल बाद मैच्योर होगा तो मुझे वो 1000 रुपए भी वापस मिलेंगे। सो इसलिए आप फाइनाइट मैच्योरिटी में वो वैल्यू भी डालते हैं। फॉर्मूला ऊपर वाले की तरह है कि इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 + KD। ठीक है, तो इसमें पहले 1 साल के लिए 1, फिर 2, अब 5 साल के लिए तो 5 तक होगा, 6 साल के लिए तो 6 तक होगा, 10 इयर्स के लिए तो 10 तक होगा। ठीक है, प्लस MV इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू, जो कि फेस वैल्यू है आपको मैच्योरिटी पे जो वापस मिल जाएगी, और डिनोमिनेटर सेम है जो बाकियों का है। ठीक है, अच्छा अब इन सब को आप एक जगह इकट्ठा कर लो, जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट्स है ये लिख दो जैसे आपने ऊपर लिखा, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू वाली भी इधर टर्म लिख दो। सो ये वाली जो टर्म है ये जैसे आपने ऊपर लिखी वैसे इधर भी है, फर्क ये ऊपर इधर इन्फिनिटी था और यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है क्योंकि इसकी मैच्योरिटी डिफाइंड होती है, प्लस ये वाली टर्म जिसमें आपको मैच्योरिटी वैल्यू वापस मिलेगी, क्यों, क्योंकि फाइनाइट मैच्योरिटी है।
अब जैसे आपने ऊपर लिखा इंटरेस्ट ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ इन्विटी, वही चीज इधर भी लिखोगे और प्लस मार्केट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ये भी यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब आप मुझे कहोगे मैडम यहाँ पे ब्रैकेट में एन्युटी वाली बात है, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू की बात है, यहाँ पे एन्युटी वाली बात नहीं है, क्यों? वो इसलिए कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है दैट इज लाइक एन्युटी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पेमेंट 5 साल या 10 साल तक मिलते हैं, फिक्स पेमेंट होती है और इक्वल इंटरवल्स पे मिलती है, सो दैट इज इक्वल टू एन्युटी। जबकि जो मैच्योरिटी वैल्यू है, ये जो फेस वैल्यू आपको आखिर में रिटर्न होती है, वो वन टाइम वैल्यू है, वो वन टाइम पेमेंट है, सो दैट कैन नॉट बी एन एन्युटी बिकॉज इट्स अ वन टाइम पेमेंट। सही। अब ये आपको कहते हैं कि वी माइट विश टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ $1000 पार वैल्यू। अब बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या है? 1000। 10% कूपन रेट, बॉन्ड का कूपन रेट क्या है? दैट इज 10%, ठीक है। एंड 9 years टू मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 9 years। द कूपन रेट कोरिस्पॉन्ड्स टू इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ $100 ईयर। 1000 रुपए का बॉन्ड है, 10% रेट है, तो ऑफ कोर्स $100 इंटरेस्ट हो गया ना 10% के हिसाब से। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रिटर्न क्या है? मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%। सो केस 12% एंड इंटरेस्ट पेमेंट आप 100 उन्होंने आपको निकाल के दे दी और टोटल मैच्योरिटी इज 9 years। अब क्या करोगे? ये जो ऊपर डाला है $100 डिवाइड बाय ये 1/1.12 कैसे आया? 1 + 12%। तो इधर 1 है, इधर 2 है, देखो करते 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 9 तक आओगे। प्लस MV इज 1000 बिकॉज 1000 इज पार वैल्यू डिवाइड बाय सेम डिनोमिनेटर। लेकिन इधर ऊपर 9 लिखोगे, क्यों? क्योंकि 90 साल में ये वैल्यू मिलेगी ना जब 9वां साल होगा। अब जैसे हमने ऊपर इसको कन्वर्ट किया वैसे इधर भी कन्वर्ट करो। अगर आप लोग कहो कि मैडम हम तो ये टेबल वाली वैल्यूज नहीं देखते, हम तो यही लिखेंगे, सो दैट वुड बी वेरी हेक्टिक। पहले इसका आंसर निकालोगे, फिर इसका, इस तरह करते करते 9 वैल्यूज का आंसर प्लस ये। अगर आपको मुश्किल नहीं लगता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि इस टर्म की अलग वैल्यू इसकी अलग, तो आप कर सकते हो, आई हैव नो इश्यूज। दूसरा शॉर्टकट क्या है कि सिंपल $100 इंटरेस्ट पेमेंट लिखोगे ब्रैकेट में ये, ठीक है, PVIFA नीचे 12% which is the market rate, comma 9 which is the number of years, plus 1000 which is the क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू, और प्लस ये, ठीक है, अगेन 12% और 9 years। अब आपने ये वैल्यू कहाँ से लिखनी है? ये वाली जो वैल्यू है, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला टेबल निकालोगे, उसमें 9 years यहाँ से देखोगे, ऊपर से 12% देखोगे, सो 9 years और 12% की वैल्यू क्या आती है? 5.328। मैंने आपको वैल्यूज देखनी सिखाई थी बाय द वे पिछले मिड टर्म में, ठीक है, अभी जो हुआ है, सो आई थिंक आपको देखना आता है टेबल। और यहाँ पे आप कहाँ से वैल्यू देखोगे? सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के टेबल से, क्योंकि दैट इज नॉट एन्युटी। सो ये वैल्यू एन्युटी के टेबल से आएगी और ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के टेबल से आएगी। 100 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आया, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आया, सो योर टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज 893 या योर इंट्रिंसिक वैल्यू इज 893। सो अगर तो आपकी मार्केट वैल्यू इसके बराबर है, सो ऑफ कोर्स यू विल बाय इट। अब मार्केट वैल्यू क्या है? 1000, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 893, which means मार्केट वैल्यू ज्यादा है, इस बॉन्ड की इतनी कीमत बनती नहीं है बेस्ड ऑन रिटर्न्स या बेस्ड ऑन इंटरेस्ट जितने पे ये बिक रहा है, सो आप ये नहीं खरीदोगे। हाँ, अगर ये डिस्काउंट पे ऑफर होगा तब आप खरीदोगे, वरना आप कहोगे कि मैं तो नहीं खरीदता, क्यों, ये तो महंगा बिक रहा है, इसकी तो असल कीमत 893 है। अब ये आपको कहते हैं कि व्हाट इफ आपका रेट 8% हो जाए, विच इज द मार्केट रेट, 12% के बजाय 8% मार्केट रेट हो जाए, तो नीचे देखो डिनोमिनेटर में 1.08 आ गया। अब जब आपने टेबल से वैल्यू निकाली तो अब आंसर आता है 1124, यानी जब मार्केट रेट जो है वो कूपन रेट से कम होता है, कूपन रेट इज 10% ना, जब मार्केट रेट कूपन रेट से कम होता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा आती है। जब मार्केट रेट विच इज 12% कूपन रेट से ज्यादा होता है, यानी 10% से ज्यादा था ना 12%, तब आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम आती है फेस वैल्यू से।
व्हाट इफ मार्केट रेट एंड कूपन रेट इक्वल हो जाए, यानी अगर कूपन रेट 10% है तो मार्केट रेट भी 10% हो जाए, फिर क्या होगा? फिर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड उसकी फेस वैल्यू इक्वल होगी, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू भी 1000 आएगी एंड फेस वैल्यू भी 1000 होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? मैम ये 1.08 किस तरह आया? मार्केट रेट 12 से चेंज होके 8% हो गया ना, तो जब मार्केट रेट 12 से चेंज होके 8% हो गया तो 1 प्लस KD करोगे तो 1 प्लस 8% 1.08 आएगा ना। ये 9th ईयर 2 दफा प्लस हुआ है, क्या चीज? ये 9th वाला मतलब देखो ये तो 1.08। इंटरेस्ट वाला प्लस हुआ है ना, और ये MV वाला प्लस हुआ है, ओके ये MV है ना। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आ गई? जी मैम समझ आ गई। अच्छा, ये खत्म हो जाए तो दोबारा ऑनलाइन आना है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है,